आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, हम लोगों के निकटतम अग्रज कवि के रूप में हम मौजूद भाई ज्ञानपति जी, मित्र प्रकाश उदय जी संचालन कर रहे युवा समीक्षक और मेधावी छात्र अक्षर पांडे जी, यहाँ पर बैठे हुए काशी के प्रबुद्ध नागरिक जन, चित्रकारगण और छात्र छात्रा। सबसे पहले तो मैं प्रिय चित्रकार, अपने समय के बहुत ही मेधावी मूर्तिकार भाई मदन लाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर अवसर दिया इस एक शाम कविता के नाम के आधार बना करके। मदन जी की जो यह संस्था है राम छापा न्यास, इससे मैं पिछले 17 वर्ष से जुड़ा हूँ, 2005 से। और यह मैं इनका जो भी अनुरोध होता है किसी कार्यक्रम को लेकर के, मैं उसको एक तरह का अपने लिए आंतरिक आदेश रूप में सिरोधार्य करता हूँ, क्योंकि एक बात तो तय है और उसको मैं सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना चाहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ। अगर मदन लाल से मेरा संवाद न होता या मैं बनारस में इनके संपर्क न होता तो जो भी लिखता, लेकिन रेत में आकृतियाँ नाम की पुस्तक या कविताएं कभी न लिख पाता। 2007 में इनके ही सौजन्य से बुकलेट प्रकाशित हुई थी, रेत में आकृति की खोज, और वही आधार बनी थी मेरे पूरे कविता संग्रह की रेत में आकृतियाँ, जो 2012 में ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा। रेत और गंगा को लेकर के ही इसमें सारी कविताएं थे। तो आपने फिर मदन जी अवसर दिया, इसके लिए हम सब शुक्रगुजार हैं। जैसे ही आपने कहा कि प्रयाग जी आ रहे हैं और ये कुछ समय लंबे समय तक यहाँ रहेंगे, चित्रकला की प्रदर्शनी है, एक शाम हम कविता पाठ रखना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, आप जैसा कहें। और तुरंत हम लोगों ने करीब टेलीफोन पे ही तुरंत ही तय हो गया कि भाई संख्या सीमित रहे, ताकि हर कवि को कम से कम 15 से 20 मिनट मौका मिले, और तुरंत ये चारों नाम उसी समय कहेंगे। और उसके बाद मैंने अपने तरीके और सहयोग ये रहा कि मुझे थोड़ा संदेह ज्ञानपति जी की उपस्थिति को लेकर के था, क्योंकि अक्सर इनको इस बीच बाहर जाना रहता था गाँव, लेकिन ये था कि जब आश्वस्त हो गया कि आप हैं यहाँ पर, तो मुझे लगा बहुत अच्छा। तो आप सबका इसमें स्वागत है। अब मैं इस पृष्ठभूमि छात्र कविताएँ पढ़ रहा हूँ। ये कविता मैं यह संग्रह जो मेरा अभी 3-4 महीने पहले आया था राजसमंद से, वाया नई सदी, तो ये संग्रह लेता हूँ। इससे कविताएं मैं पढ़ूंगा, इसी संग्रह से पढ़ूंगा, और कविता पाठ के पश्चात मैं इस संग्रह को आदरणीय प्रयाग शुक्ल को दे दूंगा, मैं उनको भेंट कर दूंगा, क्योंकि ये अवसर अच्छा है, इससे मुलाकात तो बहुत कम हो पाती है। इसमें सोच रहा हूँ बनारस से जुड़ी ही कविताओं का पाठ करूँ। कविताएं इसमें कोरोना काल की भी बहुत है और तमाम सारी कुछ करूँगा। अभी मेरे पास अभी जी पढ़ूँगा उसको। पहले मणिकर्णिका कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ। देह जा रही है अपनी गेह के पास, देह जा रही है अपनी गेह के पास, नहीं है यह नेह का बिछोह, यह तो सस्नेह पंचभूतों से अभिसार है। आंसू जो बहे हैं गंगा में आज उसमें, नहीं है कोई कोक शोक, यह तो खुद की खुद से कृतज्ञता है। धरती से जो कुछ लिया सौंपने की विकलता है। देह नहीं जानती जल रही है पहली बार, देह नहीं जानती जल रही है पहली बार, आत्मा भी नहीं जानती इसी तरह फैलती है बार बार और लगातार, लेकिन गंगा जानती है। ये जिस पवित्र गंगा के तट पर राम छाटपार शिल्पन्यास अवस्थित है, लेकिन गंगा जानती है देह के जलने के पल, आत्मा के फलने का तल, और आकाश दीप के ठीक नीचे उठती हुई दिव्य लपटों के बीच सतह पर तैरते कवि को बहुत चुपके से बता देती है, जो खुद नहीं जानता आत्मा का तल, जो चिता रोज जलती रहती है प्रतिपल प्रतिक्षण।
यह चित्त का चिता से मिलन है, जिसकी आंच में पककर आत्मा निखर उठी है। मणिकर्ण के खुश रहना, मणिकर्ण के खुश रहना, तुम्हारी दहकने में एक देह कंचन हो रही है। मणिकर्ण के खुश रहना, तुम्हारे दहकने में एक देह कंचन हो रही है। इसे तुम अपना नेह लेना, हो सके तो कर्ण को शिवारूप शांत लेना, हो सके तो कर्णपूर शिवारूप शांत लेना। एक कविता नागनथैया, नागनथैया का मेला प्रयागजी यहाँ पर बड़ा ही लखी मेला में मशहूर है। और नागनथैया को तुलसीदास के समय से ही कालिया धवन के रूप में तुलसी घाट पर खेला जाता है नागनथैया का मेला। और वह दीपावली जो अमावस्या होती है उसके चौथे चतुर्थी को होता है, उसके चौथे दिन होती है नाग, उस वक्त है। और शाम के 4:40 पर वो गेंद को कृष्ण डालते हैं और उसके बाद उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। कंसेप्ट उसका ये है, इस कविता में दिखाने की कोशिश की कि यह तरह का नदियों को जो विश्व मुक्ति के प्रयास के रूप में मैंने इसको देखने की कोशिश की है। तो ये नागनथैया और यहाँ बनारस में जो लोग हैं करीब सभी उस मेले को जानते हैं। अब तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। लीला तो महज कुछ मिनट की थी, लीला तो महज कुछ मिनट की थी, लेकिन घंटों से इसमें अटका एक शहर था खुद की लीला से अनजान। लीला तो महज कुछ मिनट की थी, लेकिन घंटों से इसमें अटका पड़ा था एक शहर खुद की लीला से अनजान। यहाँ एक तरफ मसान था जहाँ पूजित मानस था, तो दूसरी तरफ एक घाट था जहाँ तुलसी की पोथी से पूजित व्यास थे। लोग कालिया की नथ को उतरते हुए देखने को बेताब थे, जिसमें वह आग था जहाँ एक बालक को पूरे ताब से बहुत महीन कदम्ब की डाल से कालिंदी में कूदना था। यह एक बालक का बूढ़े नाग से युद्ध था, यह एक बालक का बूढ़े नाग से युद्ध था, जिसमें सभी ने थोड़ा थोड़ा योग दिया था, जिसमें वह बड़ा बड़ा हो गया था, अपने जहर में एक पूरा कहर हो गया था। बहुत कोलाहल था नदी के इस तट पर, बहुत कोलाहल था नदी के इस तट पर, जबकि उस तट पर अटकी हुई गंगा सूखी व शांत थी, अपनी बिछी हुई रेत में क्लांत थी। मौसम तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का था, मौसम तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का था, लेकिन कदम्ब के डूबने भर का पानी भी गंगा में नहीं बचा था, लेकिन कदम्ब के डूबने भर का पानी भी गंगा में नहीं बचा था। और जिसे आज कालिंदी बन कालिया को छुपाना था बहुत भीतर, उसमें दुख उसकी रेत में रचा था, जहाँ कालिया का अंग अंग झलक रहा था, जहाँ कालिया का अंग अंग झलक रहा था। लोग थे कि देख रहे थे लीला, लेकिन लीला थी कि अपरंपार, कि कुछ भी दिख नहीं रहा था कहीं, जबकि बगल के नाले से सड़क कर आया हुआ एक कुत्ता शहर के तमाम लीलाकुल लड़कों के बीच लगातार लगा रहा था चक्कर, और बाहर आने की सारी कवायद के बीच मुंह उठाकर लगभग 400 वर्षों की लीला को ललकार रहा था, लगभग 400 वर्षों की लीला को ललकार रहा था। यह एक नग का नाग से संघर्ष था, यह एक नग का नाग से संघर्ष था, जिसमें समूचा जग शामिल था, जहां लीला की शुद्धता के साथ एक मग स्वच्छ पानी की तलाश थी, जिसे नाग ने अपने मणि में छुपा रखा था, जिसे नाग ने अपने मणि में छुपा रखा था। ये एक कविता है इसके नाम की। इसके बाद इसमें कुछ कोरोना कालीन दौर आप सबने देखा है, इसमें कई कविताएं उस दौर की है, उस पर मैं कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ। एक कविता है रोटी। रोटी बन रही है अनेक के इंतजार में लोई पड़ी है, रोटी बन रही है अनेक के इंतजार में लोई पड़ी है। लोई से रोटी बनने के बीच एक जगह है जहाँ एक बड़ी उम्मीद है, लोई से रोटी बनने के बीच एक जगह है जहाँ एक बड़ी उम्मीद है। रोटी
रोटी रोज ही इस उम्मीद के साथ निकलती है, लेकिन हलक के नीचे उतरने से पहले ही बिखर जाती है। रोटी का बिखरना नहीं है कोई घटना, रोटी का बिखरना नहीं है कोई घटना। जनता अभी भी सड़क पर है और उसके पलट प्रवाह के बीच देश आत्मनिर्भर हो रहा है। जनता अभी भी सड़क पर है और उसके पलट प्रवाह के बीच देश आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर होता हुआ देश अब रोटियों के बहुत आगे निकल चुका है, रोटियों के बहुत आगे निकल चुका है। ये कोरोना काल की कविताओं में से जो पीपल असहाय प्रार्थनाओं के इस दौर में एक के लिए दुआ करता हूं, दूसरे की खबर आ जाती है। असहाय प्रार्थनाओं के इस दौर में एक के लिए दुआ करता हूं, दूसरे की खबर आ जाती है। ऑक्सीमीटर में घुसी हुई अंगुलियों ने अब गिनती बंद कर दी है। ऑक्सीमीटर में घुसी हुई अंगुलियों ने अब गिनती बंद कर दी है। दिन रात वे अपनी ही धड़कनों को मापने में व्यस्त है। कोई बहुत अपना बहुत निराश होकर फोन करता है, कोई बहुत अपना बहुत निराश होकर फोन करता है, कोई बहुत दूर बहुत उम्मीद से देखता है। हर सांस कहीं न कहीं अटकी हुई है, हर आस कुछ न कुछ भटकी हुई है। सारा समय अब एकांत में गुजरता है। मन की किसी सुदूर गहराई में कोई अपना दिखाई देता है। हाथ में एक सिलेंडर को पकड़े, हाथ में एक सिलेंडर को पकड़े। हवा में हाहाकार है, हवा में हाहाकार है। पानी में खदबदाहट है, जंगल जग रहे हैं, आकाश में बहुत गहरा धुआं है। नमन का वर्ण करती भाषा अब एक यातना सी बन गई है। नमन का वर्ण करती भाषा अब एक यातना सी बन गई है, जहां एक अटका हुआ एहसास है कि खुद की सांस को गिरने से बचाना है, कि खुद की सांस को गिरने से बचाना है। सब कुछ सब जगह ठहर सा गया है, सब कुछ सब जगह ठहर सा गया है। हर कोई अपने आप में व्यस्त है, कोई नहीं है खाली जिसे कुछ कहा जा सके, जिसका कुछ सुना जा सके। दृश्य में आंकड़े ही आंकड़े, दृश्य में आंकड़े ही आंकड़े हैं, जिनके चारों तरफ संवेदना के अदृश्य बादल अपनी वेदना में चक्कर लगा रहे हैं। व्याकुल मन भटक रहा है, व्याकुल मन भटक रहा है। सूनी हुई सड़कों पर हवा तेज है, जहां एक उम्मीद लिए अभी भी पेड़ की शाखाएं एक दूसरे का आलिंगन कर रही हैं, जहां अभी भी एक उम्मीद लिए पेड़ की शाखाएं एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। एक कविता और पढ़ देता हूं। कोयलिया जल्दी कूको ना, इस निर्जन में सब कुछ ठहरा, बासी है सब फूल। सूख गई है मन की काया, केवल हरे बबूल। कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। देखो कैसा चांद उगा है, देखो कैसा चांद उगा है। तन का शीतल तप्त हुआ है, गंगा निर्मल कल कल छवि में। घाट बिहसता जप्त हुआ है। इस उदास सी काया में अब, इस उदास सी काया में अब जीवन जग संसप्त हुआ है। कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। श्रमिक चल पड़े आहें भरते, श्रमिक चल पड़े आहें भरते। सूनी सड़कें गुलजार हुई, गिरते पड़ते पहुंचे घर फिर। हलचल गांव में चार हुई, थके पांव खुलसिक दौड़े जब। आंखें सब बेजार हुई, कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। घर की मलकिन देख रही है, घर की मलकिन इंतजार जो घर में चल रहा है। घर की मलकियों पता है कि लोग निकले हैं, लाखों की संख्या में, तो कोई घर में पहुंचेगा। तो इंतजार में कितने दरवाजे कितनी बार खटखटाए गए हैं। घर की मलकिन देख रही है, वे आएंगे सोच रही है। घर की मलकिन देख रही है, वे आएंगे सोच रही है। चूल्हे पर अदहन डाल हथीली, बातें कुछ कुछ बोल रही है। हुलस उठी तब दौड़ पड़ी पर,
हुलस उठी तब दौड़ पड़ी, पर हर उदास अब लौट रही है। कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। गौरैया भी जगी हुई है, गौरैया भी जगी हुई है, तिनका तिनका भी न रही है। सृजन राग के इस दुनिया में जाग भाग को साध रही है। हुआ सवेरा दौड़ी आई, हुआ सवेरा दौड़ी आई, मिला नहीं जो ढूंढ रही है। हुआ सवेरा दौड़ी आई, मिला नहीं जो ढूंढ रही है। कोयलिया जल्दी कूको ना। उठी लहर आया एक झोंका, उठी लहर आया एक झोंका। जहर हवा ले कहर रही है, नहीं चाहते कुत्ते बिल्ली। जल गायब क्यों पूछ रही है, जल गायब क्यों पूछ रही है। कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। तो ये इस कविता से मैं अपनी बात, अपना कविता पाठ समाप्त करता हूँ। और अब इसमें देखिए, ये तो मतलब हम लोगों की आदत नहीं, और दूसरी बात हमारे छात्रों इतना अच्छा गाया है, लेकिन इसके आरंभिक मुखड़े मैं थोड़ा गा के सुनाता हूँ तो चार, तब देखिए, और जब तो म्यूजिक के साथ बच्चों ने गाया तो कितना अच्छा रहा होगा। इस निर्जन में सब कुछ ठहरा, बासी हैं सब फूल। सूख गई है मन की काया, केवल हरे बबूल। कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। देखो कैसा चांद उगा है, तन का शीतल तप्त हुआ है। देखो कैसा चांद उगा है, तन का शीतल तप्त हुआ है। गंगा निर्मल तल कल छवि में, घाट भी हंसता जब्त हुआ है। इस उदास सी काया में अब, इस उदास सी काया में अब, जीवन जग संसप्त हुआ है। कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। अब इसको म्यूजिक के फॉर्म में बहुत अच्छा